नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास बिल्कुल फ्रेश और लेटेस्ट है। आप कह सकते हो आज ही शूट की है और आज ही मिल रही है। दो क्लास पिछली, एक तो गुर्जर प्रतिहार और एक अजमेर के चौहान, वो क्लासेस आपको मर्ज करके दी गई थी। उसमें मैंने बताया भी था आपको कि ये क्लास ऐसे दी गई है। दो कारण थे, कल टेलीग्राम पे बताया था, आज वापस बता रहा हूँ। पहला कारण कि वो क्लासेस इतनी बढ़िया तरीके से शूट हुई थी और इतने बढ़िया पैटर्न से याद करवाया उसमें कि मैं खुद भी वापस देखता हूं ना तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, इसलिए वो दी गई थी। दूसरी बात की कंडीशन कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं क्लास शूट कर पाता। कुछ परिस्थितियां हो जाती, देखो पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, कुछ परिस्थितियां होती है ऐसी। हारी बीमारी जो है घर में, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। एक बड़ी समस्या थी जो छोटी सी बनकर निकली और अब उसकी कोई चिंता है नहीं, तो इसीलिए मेडिकल रीजन थे कुछ। तो मैं हालांकि बताना नहीं चाहता था क्योंकि कतई ये उद्देश्य नहीं रहता कि सहानुभूति ली जाए या नहीं, लेकिन एक परिवार मानते हैं अपन एक दूसरे को। आप भी कैमरे के पीछे जो है वो भी एक परिवार है, ये भी एक परिवार है। मेरे जो पेरेंट्स है वो कहा करते हैं कि ये कोई भी बड़ी सिचुएशन बन के आए और छोटी सी बन के निकल जाए तो समझ लो कि ये कहीं ना कहीं बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ है, इसलिए ये ऐसी होती है, जिसको मैं मानता हूं कि वास्तव में दुआएं हैं। जो स्टूडेंट मिलते हैं, जैसे कहीं भी जाते तो अब स्टूडेंट पहचानते हैं, ये सीधी सी बात है, मेरा सौभाग्य है। मिलते हैं, उनकी खुशी, उनके भाव, उनके भावनाएं जो होती है ना, दिन बना देती है वास्तव में। उनसे जो प्रतिक्रियाएं मिलती है बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट बताते हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं लगातार आपसे पढ़ा हूं, आपसे पढ़ी हूं, बहुत दिल खुश हो जाता है, तबीयत की खुशी मिलती है। चलिए आज की क्लास पे आते हैं अपन। आज की अपनी क्लास है मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये क्लास न सिर्फ फर्स्ट ग्रेड बल्कि सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में यदि कांस्टेबल की कर रहे हैं, पीटीआई की कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो चीजें याद करनी होती है वो याद ही करवा दूं इसमें, और अनावश्यक तो अपन सामग्री लेंगे नहीं, लेकिन आवश्यक को छोड़ेंगे नहीं, ये चीज जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये पहली स्लाइड जो है आप ऐसे देख के घबरा मत जाना कि सर नोट्स मेकिंग पैटर्न पे नहीं आएगी क्या, हम नोट्स कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह, सारा है। लेकिन कुछ चीजें जो पहले आपको क्लियर करनी है वो चीजें अपन पढ़ रहे हैं। देखो दो चीजों से आप ध्यान रखना, एक तो अपने आया है मेवाड़, आज क्या पढ़ रहे हैं, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। ये सल्तनत काल लिखा हुआ है ना, यानी कि दिल्ली, दिल्ली सल्तनत। देखो मुगल आए हैं बाद में, बाबर आया उसके बाद में मुगल काल कहलाया है। मुगलों से पहले जो है सल्तनत काल रहा है। अब सल्तनत काल में अलग अलग शासक रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली जो है सुल्तान उस समय हुआ करते थे, उन सुल्तानों की सल्तनत हुआ करती थी। ठीक है, और एक तरफ अपना न सिर्फ अपने राजस्थान का, न सिर्फ अपने भारत का, बल्कि विश्व का सबसे यशस्वी और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश मेवाड़ का गोहिल वंश रहा है। ठीक है, अब देखो दिल्ली सल्तनत में कैसे याद रखना है। एक जो नॉन हिस्ट्री से है, यानी जिनके हिस्ट्री नहीं रहा, इतिहास नहीं रहा है, वो भी एक साधारण सी ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, मैं पहले दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश रहे हैं, उन्हें याद कैसे करना है। देखो मोहम्मद गोरी आया, फिर उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश वगैरह, वो सब यहाँ पे रह गए। ठीक है, वो गुलाम वंश हुआ, फिर गुलाम वंश के बाद में आगे वंश बढ़े हैं, मुगल आने तक जो वंश चले हैं वो देखो। एक छोटी सी ट्रिक है कि गुलाब, क्या ट्रिक है, गुलाब खिले, अब गुलाब तो खिलेंगे, गुलाब खिले तो, अब गुलाब खिलेंगे तो करेंगे क्या, तो करेंगे ये कि सूंघ लेंगे, क्या, सूंघ लूं महक। कितनी आसान, कई जने ऐसी उन्हें लगता है कि ऐसा ट्रिक रटे, इससे अच्छा तो ये रट ले, तो रट लो महकत की और ट्रिक रटो, कि कितनी आसान। गुलाब खिले तो गुलाब तो खिलेंगे, खिलेंगे तो क्या करोगे, सूंघ ले महक, सूंघ लू महक। बस इतना सा याद रखने से है ना, जो हिस्ट्री के उनके लिए भी बहुत फायदा है कि आप स्कूल लेक्चरर भी करते हो तो एक आपके शासक जो है एक लाइन में जम जाते हैं। ठीक है, शासक पता चला कि अपने ट्रिक याद हुई, शासक सब टपा टप आगे आगे खड़े हो गए कि भैया मैं हूं मैं हूं मैं हूं इसके बाद। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले यानी कि सबसे पहले रहा गुलाम वंश, जो दास हुआ करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में गुलाम वंश के बाद में आ जाता है खिलजी वंश। कौन सा आ जाता है, खिलजी वंश, जो अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष, अलाउद्दीन खिलजी घना पड़ा खाया राजस्थान के मैंने।
राजस्थान में सबसे ज्यादा आपाड़े खाने वाला यही था, सुल्तान। ठीक है, गुलाब खिले तो से आ जाएगा फिर आपके तुगलक वंश। तुगलक वंश यहां से आएगा, फिर सैयद वंश, सैयद वंश, फिर यहां से लोधी वंश, और लोधियों को हरा के ही तो मुगल आए थे, तो यहां से आ जाएगा मुगल वंश। बस इतना सा याद करने से आपको ये चीज याद हो गई बड़े आसानी से। ठीक है, तो नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, फिर नंबर 3 तुगलक, इनके बाद में आए नंबर 4 सैयद, और इसके बाद में 5वें पर लोधी, और लोधियों के बाद में फिर 5 तो हो गए, ये 6ठे पर 6 नंबर पे मुगल। कितनी बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना होगे, मेरे हाथ पे भी ले लो तो भी आए, क्योंकि वो पूरा दिख रहा है। ठीक है ना, पूरा ही दिख रहा है, ले सकते हो। बढ़िया, ठीक, आगे बढ़े। अब ये यदि ये कोई साइंस का है, कोई कॉमर्स का है, वो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है और कहे कि सर ये सवाल हमारे आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो सर क्यों बताया, क्योंकि एक तरीका होता है पढ़ने का। जब आप कैमरे के इधर होंगे या स्टूडेंट के सामने होंगे, तब आपको कई सारी चीजें सोच के चलना पड़ेगा कि अब कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, पहले कैसे पढ़ाएं, ये सारी चीजें। अब हमें तो क्या है कि मैं तो मतलब मारवाड़ी में क्या रगदोलिस गए पूरे, कि हम तो भाई आधी क्लास में बीच में से भी शुरू कर दे तो भी माहौल बना ही देंगे, क्योंकि इतनी कला तो सीख ली, ये आप लोग भी जानते हो। ठीक है, बाकी जो है नए नए स्टार्ट करते हैं उन्हें काफी सारा मतलब संघर्ष करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं अपन मेवाड़ पे। ये तो हो गया, अब क्योंकि संघर्ष किससे करवाना है, मेवाड़ और सल्तनत काल यानी दिल्ली से करवाना है। आज की क्लास में अपन मेवाड़ और दिल्ली पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो अब आते हैं अपन मेवाड़ पर। सबसे यशस्वी वंश रहा है, ठीक है, निसंदेह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला रहा है। अच्छा, मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो यहां पे मेद जाति आकर बस गई, तो इसलिए ये कहलाया मेदपाट। क्या कहलाया, मेदपाट। इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा गया। क्या कहा गया, प्रागवाट। ठीक है, इसे सीवी भी कहा गया, सीवी कीवी, सीवी कीवी। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब हरियाणा में आक्रमण किया ना, तो देखो कहीं कोई आक्रमण करे कोई शक्तिशाली शासक, तो थोड़े से जो कमजोर होते हैं वो वहां से बचकर भागने की करते हैं। तो सीवी कीवी जनजाति जो यहाँ पे आके बस गए, तो यहाँ पे सीवी कीवी, नगरी, मध्यमिका, ये सारे नाम आपको मिलते हैं यहाँ, मध्यमिका ये। ठीक है, तो ये इसके प्राचीन नाम रहे हैं। यदि मेवाड़ की वंशावली की शुरुआत करें अपन, ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखना कि ये प्रश्न पूछा जाता है सीधा का सीधा कि मूणोत नैणसी के अनुसार गुहिलों की शाखाएं कितनी थी। अच्छा, यहाँ पे कौन से वंश ने शासक किया है ये पहले अपन देख लें। यहाँ पे जो वंश ने शासक किया है वो है गुहिल वंश, गुहिल वंश। ठीक है, जिन्हें अब अपन सुनते ना गहलोत। अच्छा, गहलोत तो बहुत सुनते हैं अपन, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री जी भी तो लगाते हैं गहलोत, तो अपन गहलोत, सिसोदिया ये सुनते हैं, ये गुहिल वंश। ठीक है, अब यहाँ पे गुहिल वंश ने शासक किया है, शासन किया है, और गुहिल वंश का शासक जो है ना, ये गुहिल नाम एक गुहिलादित्य राजा हुआ, जिसका इतिहास में कई बार नाम गोह भी मिलता है, गुह भी मिलता है, बहुत सारे अलग अलग नाम मिलते हैं। अब जो प्रारंभिक शासक जितने भी थे उनकी एकदम स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, जो बाद के उत्तरोत्तर शासक हुए ना उनकी स्पष्ट जानकारी मिलती है, और पहले के जो शासक थे उनकी इतनी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। कई जगह यह भी भ्रम रहता है कि पहले गुहादित्य हुआ कि पहले शिलादित्य हुआ, कि बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं। और यदि प्रश्न बनने के पैटर्न की बात करें तो इतने पहले वाले जैसे गुहादित्य, शिलादित्य, नागादित्य, इनसे प्रश्न नहीं बनते, सिर्फ अपन थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनमें प्रश्न बनने शुरू होते हैं बापा रावल से। अच्छा, मैं बात कर रहा था गुहिल वंश। गुहिल वंश की कितनी शाखाएं मुहूर्त नैणसी के अनुसार है, यह पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, 2 दर्जन, ऐसे याद रखना। 1 दर्जन में कितना, 12 होते हैं, अपने याद रखना है 2 दर्जन। तो ये याद रखने का एक तरीका है सिर्फ। ठीक है, मुहूर्त नैणसी के अनुसार, मुहूर्त नैणसी के अनुसार इनकी 24 शाखाएं, 2 दर्जन याद रख लीजिए। ठीक है, ये
और चौइस शाखा है, ये इनके अनुसार तो है ही, कर्नल जेम्स टॉड भी टप्पो ठोक दियो कि चौइस शाखा, मेरे अनुसार भी चौइस शाखा। देखो पहले कोई बढ़िया आदमी कुछ बात कह कर गया होगा हो ना, उसे बार बार वापस कहने में मजा भी आता है। हालांकि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु यति ज्ञान चंद्र थे, उनके ग्रंथों के आधार पर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ठीक है, पहले वाली बात मजे के लिए थी और बाद वाली सही तरीके से। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड भी यहां पे ये भी लिख देना, मोनो नैन्सी व जेम्स टॉड, जेम्स टॉड के अनुसार। और राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स टॉड। बहुत नाइंसाफी है, कोई भारतीय कोई राजस्थानी होता ना पिता यहां पे बताने के लिए। इसीलिए वास्तविक पिता गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। क्योंकि अपने थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मन की भावनाएं जो है, ऐसे लगता है यार जेम्स टॉड को कैसे राजस्थान के इतिहास का पिता एक्सेप्ट कर दे, पर क्या इससे पहले इतिहास हुआ ही नहीं था? हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि संकलित किया चारों तरफ से, और संकलित करके एक प्रस्तुत किया व्यवस्थित तरीके से, इसलिए कहा जाता है। देखो एक्सेप्ट भी करा, मन भी नहीं माने तो भी एक्सेप्ट करा। दूसरी बात भी हद याद रख सके, गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी थे। ठीक, यहां तक चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब यदि प्रारंभिक शासकों की बात करें ना, तो इसमें कई सारी किंवदंतियां मिलती है। किंवदंतियां यानी कई सुनी बातें। ठीक है, कई सुनी बातें में से एक तो आ जाता है आपके शिलादित्य के, वल्लभी के शिलादित्य के ऊपर आक्रमण किया, वहां से जो है उनको सबको मार दिया। इसकी पत्नी पुष्पावती वहां से गर्भवती थी, वो भाग गई, फिर वहां पे आके ये इस तरीके से मिलती है। वो एक गुहा में जाती है, फिर एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम गुहादित्य होता है। ठीक, ये शिलादित्य के बारे में भी कहानियां चलती है कि इसके पास में एक ऐसी शिला थी कि जिसके भी अड़ा देता वो गिर जाता। इस तरीके की ये उस शिला में ताकत थी, और इसी के दम पे जो इसने राज्य स्थापित किया। ये सारी कहानियां आए और एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है ना, अपन क्या एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं कि एग्जाम में क्या पूछी जाए, सीधी बात, नो बकवास। तो ये इसके बाद में एक उल्लेख मिलेगा नागादित्य का। ठीक है, और नागादित्य का पुत्र जिसे कहा गया बापा रावल, बापा रावल। ठीक है, ये बापा रावल और इससे संबंधित फिर यहां से प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। एक तो बनते हैं कि इसका जो नाम था वो महेंद्रादित्य भी था, कालभोज या मालभोज भी इसे कहा जाता था, कालभोज या मालभोज भी कह देते थे। इसे चकवे की उपाधि प्राप्त थी, इसे चार्ल्स मार्टल की उपाधि के नाम से भी जानते थे। 27 हाथ की धोती पहनता था, ये कहते थे एक तलवार में 2 पहाड़ों को मार देता था, और इतना बहुत सारी इसके बारे में भी मतलब इतिहास में फेंके बहुत ठोकी हुई है। ठीक है ना, फेंक बहुत मिलती है, लेकिन उन्हें सीधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब 27 हाथ की धोती में अपन को 27 बार लपेट दें, इतनी बड़ी होती है, उसे कैसे पहना हो, ये थोड़ा सा मतलब सोचने लायक बातें होती है, लेकिन इतिहासकार लिख कर गए। बापा रावल ने जो है नागदा को राजधानी बनाया। प्रारंभिक राजधानी अपने मेवाड़ की रही है, प्रारंभिक राजधानी नागदा रही है। बापा रावल ने हारित ऋषि, ये स्टोरी है क्योंकि आपके दिल्ली सल्तनत है, इसलिए मैं जहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है ना, हारित ऋषि और राष्ट्रसेनी माता के आशीर्वाद से इन्होंने राज्य स्थापित किया। और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या है, आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं है फर्स्ट पेपर में, जिनके पूरी होगी उसमें पूरी पढ़ाऊंगा। आपकी क्या है, दिल्ली सल्तनत और ये। अब आते हैं अपन सीधे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। बापा रावल के बाद में एक शासक आपको ध्यान रखना है जिसका नाम था अल्लट। इसे इतिहासकार आलू राव भी कहते हैं। अब मैंने पिछली बार एक बार पढ़ा है, बच्चे कमेंट करते हैं हंसने के, क्योंकि सर आलू राव आपने कहा, हमें हंसना है। अरे आलू राव कहो, इतिहास में देखो अल्लट है, आलू राव भी मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी जानकारियां हैं, बिल्कुल हूबहू आपको एकदम सटीक कोई मिले वो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे आलू राव या अल्लट जो है ना, इसके बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला व्यक्ति, यानी कि वास्तव में कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए जाने गए हैं। यानी इन्होंने क्या किया, हूण राजकुमारी, और हूण विदेशी थे। ठीक है, हूण राजकुमारी हरिया देवी को हरा, यानी कि हरिया देवी से विवाह किया। ठीक है, हरिया देवी से विवाह, एक काम तो ये। ठीक है,
एक जो है इन्होंने मेवाड़ में यानी कि राजस्थान में सबसे पहले नौकरशाही प्रथा को शुरू किया, नौकरशाही प्रथा शुरू। अब ये चीज जो है ना दो, ये सिर्फ यदि मैं ही मान लो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं अल्लट में सिर्फ दो चीजें याद करता हूं और इससे बार प्रश्न पूछते भी नहीं है कि अल्लट में क्या पूछा जाएगा। अल्लट में पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय विवाह और नौकरशाही का प्रारंभ जो किया है वो किसने किया है, वो अल्लट के समय हुआ है, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब अल्लट के बाद में अब आगे बढ़ते हैं अपन, और यहां पे अब मैं आपको एक वंशावली थोड़ी सी बताऊं और उसके बाद में अपन सीधे ही दिल्ली सल्तनत पे चलते हैं, क्योंकि ये वंशावली थोड़ी सी जाननी जरूरी है। अल्लट के बाद में अल्लट का वंशज शेम सिंह शासक बनता है। कौन बनता है? शेम सिंह शासक बनता है। शेम सिंह के दो पुत्र, एक तो सामंत सिंह, एक कुमार सिंह। सामंत सिंह के समय, उस समय है ना जालोर का शासक कीर्तिपाल, जिसे कीतू कहा गया, उसने मेवाड़ को छीन लिया था इससे, सामंत सिंह से। फिर कुमार सिंह ने वापस उससे, जालोर वालों से वापस मेवाड़ छीन लिया था। तो यानी कि फिर आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है? कुमार सिंह पे। कुमार सिंह के बाद में शासक बनता है जैत्र सिंह। कौन बनता है? जैत्र सिंह। और अपने जो एक पढ़ने वाला जो दिल्ली सल्तनत में मुख्य शासक रहेगा वो जैत्र सिंह रहेगा। एक तो जैत्र सिंह और एक रतन सिंह, दो चीजें अपन को पढ़नी है जो दिल्ली सल्तनत के साथ में। एक फिर राणा सांगा, जो फिर लोधी वंश के साथ में दो युद्ध है वो लड़ाने हैं। तो यहां पे फिर बाद में शासक कौन बनता है? जैत्र सिंह बनता है। ठीक है, जैत्र सिंह के बाद शासक बना तेज सिंह। कौन बना? तेज सिंह। जैत्र सिंह के बाद में शासक, ध्यान रखना, तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में शासक बनता है समर सिंह। तेज सिंह के बाद में समर सिंह बनता है। अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। समर सिंह के फिर दो पुत्र हुए, एक तो रतन सिंह और एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन सा? रावण का भाई कुंभकर्ण? नहीं, वो नहीं था। यहां पे कुंभकर्ण ये है जिसने, अब इस कुंभकर्ण के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसने नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। क्या किया? नेपाल में शाही वंश की स्थापना कर लेना। चलो मैं खुद ही मिटा के कर लेता हूं। नेपाल में शाही वंश की स्थापना, और ये चीज अपन को आज पढ़नी ही है। ठीक है, तो अब अपना फोकस यानी कि अपनी नोट्स मेकिंग पैटर्न वाली क्लास किस पे रहने वाली है? वो एक तो रतन सिंह पे फोकस्ड रहेगी और एक आपको जैत्र सिंह के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि प्रश्न दिल्ली सल्तनत कहते हैं तो फिर प्रश्न यहां से। अच्छा, ये सारी भूमिका भी करनी जरूरी है, क्योंकि यदि बेस क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे तो काफी सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं अपन मुख्य स्लाइड पे। देखो ये अभी तो मुख्य स्लाइड पे अब है भाई, कहीं जाना है, कहीं बहुत दूर जाना है लंबी दूरी पे, तो उससे पहले तो गाड़ी के अंदर तेल पानी चेक किए जाते हैं, हवा चेक की जाती है, फिर सामान लिए जाते हैं सारे। तो ये सारी चीजें वो है, फिर जो है एक्सीलेटर दबाया जाता है। अब एक्सीलेटर दबाने का समय है। अब देखो मेवाड़ के रण सिंह के समय, ठीक है। अच्छा, ये एक बीच में शासक मेरा यहाँ पे रह गया था। ये रण सिंह के समय जो है गुहिल शाखा है ना, वो दो भागों में बट गई। रण सिंह के दो पुत्र थे, यहां पे बता देता हूं मैं। रण सिंह, या रण सिंह का महत्व आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रण सिंह के दो पुत्र थे। एक तो था शेम सिंह। कौन था? शेम सिंह। और एक था राहप। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर जो है शाखाएं विभक्त हो जाती है। अब शाखाएं विभक्त होती है तो ये शेम सिंह जो है रावल शाखा को आगे बढ़ाता है, रावल शाखा, और ये राहप जो है वो राणा शाखा को आगे बढ़ाता है, राणा शाखा। अब यहां पे क्यों ये ध्यान रखना है? क्योंकि जब रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह रहता है, ठीक है ना। अब रतन सिंह जब अंतिम शासक रहता है और रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में
फिर वापस मेवाड़ को जो अधिकार, मेवाड़ पे अधिकार करता है वो राणा शाखा का हम्मीर करता है, इसलिए ये ध्यान में रखना है। तो ये साथ साथ आप क्या करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे कि रण सिंह के समय में गोइल वंश दो भागों में बटा, जिसमें से नंबर 1 रावल शाखा और नंबर 2 राणा शाखा। रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह, इसलिए रावल रतन सिंह कहते हैं। और फिर जो आएगा राणा हम्मीर, फिर आप राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह। ये राणा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिर ये राणा शाखा की स्थापना यहां पे हुई है ना। राणा शाखा राहत के समय स्थापना, यानी कि यहां पे दो भागों में बट चुकी है। ठीक है, याद रख लोगे इतना, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपन अपने यहां पे, यहां तक क्लियर। मेवाड़ के सामंत सिंह ने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। अब क्योंकि दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो उसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेवाड़ का जो सामंत सिंह था उसने क्या, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया 1191 के अंदर और 1192 के अंदर तराइन के युद्ध हुए थे, तब पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाला मेवाड़ का शासक कौन था, सामंत सिंह था। तो यहां पे ये चीज याद रखनी जरूरी है। अब मेन चीज पे आते हैं जो है जैत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत। जैत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत में मुख्य तौर पे आपको याद रखना है भूताला का युद्ध। क्या याद रखना है, भूताला का युद्ध। अब यहां पे इसके प्रश्न कैसे बनते हैं कि जैत्र सिंह के समय समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे, मोस्ट ऑफ प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं। तो इसके समय इल्तुतमिश का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, यानी कि समकालीन शासक कौन हुआ, इल्तुतमिश। देखो मैंने गोला लगाया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट। जहां जहां इतिहास गवाह है कि जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, शायद एग्जामिनर ने उन पे विशेष फोकस किया और प्रश्न बनाए हैं, और सिर्फ कहने लेने के लिए नहीं। अब तो स्क्रीनशॉट से टेलीग्राम भरे पड़े हैं। और अब तो कितनी खुशी की बात है कि स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट आने लगे, पॉलिटिकल में बहुत सारे सिलेक्शन, और बहुत सारे में से मेरे पास जो है 8-10 स्क्रीनशॉट आए। मैं बहुत सारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे कोई मिलता है ना तो वाया वायाम बताता है कि सर उसका सिलेक्शन हुआ, और वो बता रहा था कि उसने आपसे जीके की क्लासेस पढ़ी थी। मैं ये मानता हूं सिलेक्शन तो उनके खुद के दम पे ही हुआ है, ठीक है। कोई मेरे पढ़ाने से या किसी दूसरे मास्टर के या पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता। हमने तो लाखों लोगों को पढ़ाया है, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले चुनिंदा होते हैं। हाँ ये है कि वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, वो हम जो बताते हैं उसे फॉलो भी करते हैं और सही तरीके से पढ़ते भी हैं। हम बार बार कहते हैं जो सही तरीके से, अब पढ़ाने को तो जब पहली क्लास इसकी दी तो लाखों लोग देख चुके हैं, लेकिन अब जो है नियमित 10,000, 15,000, 20,000 विद्यार्थी है। तो फिर ये सिलेक्शन लेने वाले इनमें से चुनिंदा इसलिए होते हैं क्योंकि सारी चीजें मेंटेन बहुत कम लोग कर पाते हैं। यही चीज है, ये नहीं है कि सिलेक्शन के लिए आपको भारी भरकम बहुत मतलब कॉस्टली कोर्स लोगे तभी सिलेक्शन होगा। क्लासेस देने के पीछे एफर्ट होते हैं, वो एफर्ट कौन मास्टर कितना कर रहा है वो है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी दुश्मनियां हैं जो हमारे सीधी सीधी आती है, लेकिन यहाँ पे उन सभी को स्वीकार इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्यार्थी हमारे साथ हैं और विद्यार्थी समझते हैं उनके परिणाम। अब जब ये तो फर्स्ट ग्रेड के हैं, ठीक है, रीट का रिजल्ट आने दो, आप झड़ी न लगता है तो आप देख लेना कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और लिया क्या हमने। अच्छा आपने वन लाइनर या किताबों के पैसे दे दिए हो बुक सेलर को, कोई दिक्कत नहीं, आप मैं नहीं निकालता तो भी बुक के तो पैसे आपको देते, लेकिन उसमें वो चीज मिली जो सीधी एग्जाम अप्रोच के अनुसार थी, ठीक है। और इसके अलावा क्लासेस का आपके 1 रुपया नहीं लगा और सीधी सीधी आपको पढ़ने को मिली है। और जब विद्यार्थी मिलते हैं फिर बताते हैं, तब लगता है कि वास्तव में ये जो कर रहे हैं उस धारा को आगे लेकर जाना है। अब हमें पेड कोर्स की तरफ मैं सोच नहीं सकता, ये कंडीशन फिलहाल की तो ये है, ठीक है, और नहीं करने का कोई इरादा भी नहीं है। सारी क्लासेस अपने इसी पर रहेगी, बस आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट है और क्या चाहिए। यहां पे आपको ध्यान रखना है भूताला का युद्ध, ठीक है। भूताला का युद्ध का जो टाइम पीरियड मिलता है वो 1222 से 1229 के मध्य मिलता है। अब भाई कर्नल जेम्स टॉड तो ये भी बताते हैं कि 1231 में नागौर के युद्ध में पराजित किया, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। देखो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध होता है, ठीक है। भूताला का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ पूछे तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ है। जो पिन पॉइंट है, जो सीधी चीज याद रखनी है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा तो अनावश्यक बहुत सारा है, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है उसमें क्या याद रखोगे कि इसका समकालीन शासक इल्तुतमिश था, भूताला का युद्ध हुआ इनके मध्य, और जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध हुआ है, ठीक है। इसमें जैत्र सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। बालक भी कभी कभी हालत खराब कर देते हैं, ठीक है ना,
अब बालक जिसके शैतान है वो तो जानते ही है। यहाँ पे बालक और मदन ने यहाँ पे इस इल्तुतमिश की हालत खराब कर दी। तो इनके सेनापति थे बालक और मदन। अब यहाँ पे ये चलिए ये युद्ध हो गया। इसके बाद में जब जैत्र सिंह का अंतिम समय चल रहा था तो 1248 में जैत्र सिंह के समय नासिरुद्दीन मोहम्मद जो दिल्ली का सुल्तान था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, उसने भी आक्रमण किया। यानी समकालीन शासक में पूछे तो बड़ी सावधानी रखनी है आपको कि इल्तुतमिश का आक्रमण तो पहले होता है, उल्लेख मिलता ही है, और एक आक्रमण इसका भी हुआ है। इस टाइम पीरियड के वाले तो समकालीन हो गए, लेकिन जो दिल्ली अब अपने यहाँ पे यानी कि दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध बढ़ रहे हैं। संबंध तब पढ़ेंगे अपन जब इनके बीच में कुछ ना कुछ टकरार हुए हैं। तो टकरार कहां हुए हैं? एक तो यहाँ पे हुआ है इल्तुतमिश के साथ, एक हुआ है नासिरुद्दीन महमूद के साथ। ठीक है, जैत्र सिंह का समय मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाया। और ये कहने वाले कौन थे पता है? स्वर्ण युग कैसे याद रखोगे? ये कहने वाले वो थे जिनके पुत्र ने स्वर्ण से बनी हुई लंका को जीता था। यानी इनके पुत्र, जो इतिहासकार के पुत्र ने नहीं, नाम मिलता जुलता है। यानी कि समझने वाले समझ गए कि यहां पे बात हो रही है दशरथ शर्मा की। अब राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने स्वर्ण लंका को जीता है, सोने से बनी हुई। यहां पे भी आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण युग जो कहा है वो दशरथ शर्मा ने कहा है। अच्छा, कंफ्यूजन कहां होता है कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा है कि दशरथ शर्मा है कि कर्नल जेम्स टॉड है कि ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा टांका भिड़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा, वो ये हो गया। ठीक है, स्वर्ण युग किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। अच्छा, तो हीराशंकर ओझा बार बार आ रहा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने भी एक कोटेशन कहा है, और ये कोटेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, रट लेना। दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ है। ठीक है, जैत्र सिंह के बारे में जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की है, और ये प्रश्न बना हुआ भी है, ये भी बता दो। यहाँ ये इस स्लाइड पे आपको लगता है कि 6-7 लाइन लिखी हुई क्या है, लेकिन जब मैंने इसको समझाया है, इसको डिस्क्राइब किया है, तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो इतना सारा मैटर था। और ये चीजें जो है ये साधारण नहीं है, ये पूछी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट सीधा मक्खन है, खाने वाला चाहिए बस। आ जाते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। 1253-54 में तेज सिंह। ठीक है, अब ये तेज सिंह वही शासक है जिसके समय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना बताते हैं कि ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, कमल चंद्र ने लिखा था। ठीक है, वो इसी के समय था। तेज सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधी सीधी याद करनी है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के समय कौन था? तेज। देखो, बल हमेशा तेज ही होता है, और तेज होता है वही बल कहलाता है। बस कहां समस्या कहां है? ठीक है ना, तेज भाई, बल तो तेजी से ही लगाया जाएगा, नहीं तो बल लगाने का मतलब भी क्या? अच्छा, तेज लगाया जाएगा वही तो बल है। तो तेज सिंह के समय बलबन। ठीक है, अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। अब इनमें ना किंवदंतियां बड़ी चलती है। किंवदंतियां ये चलती है कि रावल रतन सिंह की जो रानी पद्मिनी थी वो पहले सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका के अंदर गंधर्व सेन और उनकी पुत्री थी, गंधर्व सेन की पुत्री थी। और बताते हैं कि वहां पे वो जो पद्मिनी थी ना, उसके पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। एलेक्जेंड्रिया पैराकिट जो गागरोन वाले वहां पे मिलता है वो। तो हीरामन तोता क्या है कि पटर पटर बोलता है। लोग कहते भी क्या तोते के जैसे बोलता है, तो ये पटर पटर बोलता है। और ये तोते ने जो है एक शिकारी इसको पकड़ के ले गया और फिर रावल रतन सिंह को जो है स्टोरी सुना दी कि पद्मिनी इतनी सुंदर है, हाथ दियो दागो लागे, दूध धुलियोड़ी एडी, मतलब यूं है वो है ये है। अब रतन सिंह कल्पना करके पागल, क्या शादी करनी तो पद्मिनी से करनी, नहीं तो ये किंवदंती के अनुसार है ना, मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये स्टोरी किंवदंती क्या, पद्मावत जो लिखी मलिक मोहम्मद जायसी, जो लगभग ये जो घटना है रावल रतन सिंह और पद्मिनी वाली, उससे लगभग 240 साल बाद शेरशाह सूरी के समय लिखी गई है। इसलिए बताते हैं कि ये थोड़ी सी काल्पनिक भी है। ठीक है ना, ये हमेशा विवादास्पद रही है चीजें। अब बताते हैं कि फिर रावल रतन सिंह जो है वहां जाकर जंगलों में शिकारी का और तपस्वी का वेश बनाकर रहता है। फिर बाद में जो है पद्मिनी का दिल जीतकर और फिर लेकर आता है। और यही चीज आपने उस पद्मावती पिक्चर में देखा भी है। ठीक है, वो चीज ये है स्टोरी। अब बताते हैं कि इसके दरबार में, रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक रहता था। ठीक है ना, जिसे काला चेतन भी कहा जाता था। काला चेतन इसलिए कहते हैं काला जादू करता था। इसकी नजर रहती थी पद्मिनी पे, क्योंकि सुंदर बड़ी बताते हैं कि बहुत सुंदर थी, हर कोई अट्रैक्ट हो जाए, इसकी नजर पद्मिनी पे रहती थी। तो फिर रावल रतन सिंह पता है निकाल दिया बाहर, चल फट यहां से।
तो उसको निकाल दिया बाहर। अब वो जो है अपनी बेइज्जती का बदला, के भाई की बेइज्जती कर रहा है यार, कि बेइज्जती का बदला लेने, फिर भाई किसी की यहां से बेइज्जती होगी, मेरे से मान लो किसी की दुश्मनी होगी तो वो मेरे दुश्मन के पास जाएगा, क्या चलो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ऐसे कहा जाता है ना। वो गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है और वो तो आपके यहाँ महल में होनी चाहिए, आपकी रानी होनी चाहिए, वो रतन सिंह के पास है, और यूं यूं सारी भिड़ाने में तो देखो लोगारी की कह नहीं सका, भिड़ाने में तो की भी भिड़ा दे, और कान का जो कच्चा वो भिड़ भी जाए। अब यहाँ पे जो है अलाउद्दीन और ये मतलब ऐसे शासक हुआ करते थे कि ये जो है मतलब स्त्रियों को इतना बताते कि मान देते नहीं, हरम में कई हजारों लाखों, लाखों तो नहीं हजारों स्त्रियां होती थी, और बस किसी ने कहा तो हासिल करना, वो वाले फितूर चढ़ जाता था। बता दे कि अलाउद्दीन फिर इसी को पाने के लिए रतन सिंह पर आक्रमण करता है। लेकिन असल में बात दूसरी है, असल में बात आक्रमण की जो है ना, वो यहाँ पे 3 कारण लिखे हुए हैं कि युद्ध के कारण क्या रहे हैं। चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व, अब ये जो है ना, ये तार्किक सोच के अनुसार ये चीजें रही है। चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व, यानी कि सेना की दृष्टि से देखा जाए तो भी महत्व बड़ा था और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्व ज्यादा था। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा, अब जो दिल्ली का शासक है, जो दिल्ली का सुल्तान है, वो अपना राज्य जो है बढ़ाना चाहेगा, ठीक है, और वो उसके पास में कोई शक्तिशाली राज्य हो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली राज्य कभी भी बड़ा बन के दिल्ली को दबा दे। तो इसलिए एक कारण ये रहा महत्वाकांक्षा। फिर तीसरा बताते हैं कि अलाउद्दीन की पद्मिनी के प्रति चाहत, ठीक है, ये रहा है। अब यूं कि व्यापारिक और सामरिक महत्व इसलिए भी रहा है क्योंकि चित्तौड़ जो है देखो मालवा गुजरात वगैरह सब जाने के वहां के बीच के रास्ते पे पड़ता था, तो या तो परमिशन लेके जाओ, बार बार परमिशन कौन दे, इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। तो ये सारी चीजें रही है, वास्तविक कारण ये है। एक कारण बताते हैं कि ये भी रहा होगा क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथों में ये भी तो मिलता है, ठीक है। चलिए बाकी आप समझदार हो। पिता समर सिंह थे, 1302 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, ठीक है, कौन, रतन सिंह। समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था, रानी इसकी पद्मावती या पद्मिनी थी। देखो पिन पॉइंट जानकारी दी आपको, जानकारी पद्मावत से मिलती है जो किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, और खजाइन उल फतेह जो उस समय का तत्कालीन शासक क्या रहे, राइटर था अमीर खुसरो, उसने तोता हिंद। अच्छा इसके समय का युद्ध याद रखना है, 1303 का चित्तौड़ का युद्ध, ठीक है। जनवरी में तो अलाउद्दीन कूच करता है वहां से, और अगस्त में होती है घमासान, यानी कि युद्ध 8 महीने घेरा डला हुआ रहा, ठीक। अब देखो अलाउद्दीन का कूच जो है 28 जनवरी 1303 और 26 अगस्त 1303 को क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, साका हुआ है, यानी उसी दिन युद्ध हुआ है, ठीक है। यानी कि घेरा कितने टाइम रहा है, दुर्ग का घेरा रहा है 8 माह, 8 माह, 8 महीने तक तो घेरा डाल के ही बैठे। अब चित्तौड़गढ़ राजस्थान का लिविंग पोर्ट है, इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पूरी जनता ही अंदर है, पानी के स्रोत अंदर है, अनाज वहीं उगाते हैं खाते हैं, 8 महीने के 8 साल ही फर्क नहीं पड़े यूं तो। लेकिन यहां पे धोखा हुआ, छल हुआ, छलावा हुआ। अब वो क्या हुआ वो भी बता देता हूं, क्योंकि जानकारी तो आपको जो याद करनी है एग्जाम की दृष्टि से वो तो सामने लिखी हुई यही है कि रतन सिंह के इसमें सेनापति कौन थे, गोरा बादल थे जो पद्मिनी के चाचा और भाई थे, और चित्तौड़ का जीतकर नाम खिजराबाद रखा गया। अब ये है, अब स्टोरी इसमें क्या है, आप लोग सब वैसे सुन चुके हो, ठीक है, स्टोरियां बहुत सुनी आपने, आप लोग यूट्यूब पे आधे लोग तो इधर स्टोरियां सुनने के लिए टप्पे मारते हैं, लेकिन फिर भी मैं भी सुना देता हूं, चलो लगे आता हूं, ठीक है, लेकिन अपन स्पॉट में ही सुनाएंगे। अब अलाउद्दीन ने डाला घेरा, अलाउद्दीन ने घेरा डाल के चित्तौड़ी नामक पहाड़ी पर, बताते हैं इनका सैनिक शिविर भी होता है, ठीक है, याद रखना। अलाउद्दीन ने डाला घेरा, रिकॉर्ड तो हो रही है, घेरा पर डबल गलाना पड़ी, हाँ ठीक है। अलाउद्दीन घेरा डालता है, उसके बाद में अलाउद्दीन कहता है कि मैसेज करता है, एक मैसेज मतलब फोन पे नहीं करता है, मतलब भेजता है दूध को, कि भाई पहले तो ये बात जाहिर करता है कि पद्मिनी को जीतना है, वो पता चल जाती है कि पद्मिनी के लिए आया है, ठीक है। अपन वो उस स्टोरी पे चल रहे हैं, काल्पनिक है चाहे कैसे हैं, अब इतिहासकार लिखे गए तो अपन को बतानी पड़ती है। फिर भाई यूं कोई कोई कहते हैं भाई मन जो है ये रानी पसंद है, ये राजा ने कहते हैं मैं तेरी रानी पसंद है, मैं इन लेना, यूं कोई दीजिए है, ये कोई वस्तु है जो ऐसे दे देंगे, पसंद है तो दुनिया को पसंद आ जाए तो क्या करें। तो फिर सीधी सी बात है कि रतन सिंह ने मना किया, तो फिर अलाउद्दीन कहता है कि मैंने मतलब चर्चा बहुत सुनी लोगों से कि पद्मिनी इतनी सुंदर है, भाई आदि दागो ला गया दूध से धुली, ऐसे वगैरह वगैरह, तो क्या मेरे को मतलब ठीक है, एक अपन डील करते हैं, आप भी शासक मैं भी शासक,
सिर्फ मुझे जो है प्रतिबिंब दिखा देना। मतलब पहले तो ये कहता है कि मुझे रानी की सूरत दिखा देना, रतन सिंह ने वो भी मना कर दिया। फिर के प्रतिबिंब दिखा देना, मैं चला जाऊंगा वापस। ठीक है कि हाँ ठीक, रेडी। अलाउद्दीन आता है, बताते कि सैनिक वैनिक नहीं, वो आता है अलाउद्दीन अकेला, सैनिक तो मतलब दुर्ग से बाहर होते हैं सारे ही। ठीक है, अब रतन सिंह कहते हैं कि ये व्यवस्था करता है कि रानी का प्रतिबिंब पहले एक मतलब पानी के स्रोत था पानी का, उसमें पड़ेगा, पानी से फिर एक आईने में दिखेगा और आईने में दिखेगा अलाउद्दीन को। अब यहां पे जो है ना, मैं जितनी स्टोरी बता रहा हूं सबके दिमाग में अलाउद्दीन रणवीर सिंह है। ठीक है, वो ही दिखेगा, क्योंकि जिसने देखा है तो बस खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, खली बली, वो सब काल्पनिक चीजें हैं। वो क्या पता इससे भी खतरनाक दिखता हो, है अपन ने देखा थोड़ी, लेकिन वो काल्पनिक है कि भाई इसको किरदार को कैसे निभाया जाता है, फिर वो बनाते हैं ऐसा। ठीक है, अब वहां पे प्रतिबिंब दिखाते हैं और जैसे ही प्रतिबिंब दिखता है उसे फिर बताते हैं कि खली बली हो गया दिल दुनिया से उसका। फिर उसके बाद में उसकी खोपड़ी खिसकती है और दिमाग में एक कूटनीति आती है कि अब क्या करना है। अब जैसे कि अपनी राजस्थान की परंपरा है, मारवाड़ की परंपरा रही है कि कोई भी आगंतुक आ जाए, कोई भी मेहमान आ जाए तो हम उसे जो है सी ऑफ करने, देखो मेरी जो है इसके भाषा के अंदर आपको मारवाड़ी इंग्लिश सारी मिलेगी। सी ऑफ करने यानी कि छोड़ने अपन बाहर जाते हैं। ठीक है भाई, कोई भी आ जाए, घरे आ जाए तो अपन, बट यूं थोड़ी है कि अपन सोफा माते बैठा है कोई कहे कि हाँ साहब मैं चलूं, कि हाँ साहब जाओ, यहाँ थोड़ी है। अपन सहसम्मान उसे, वो क्योंकि आता है अपने घर पे मेहमान है, अपन सहसम्मान छोड़ने जाते हैं गेट तक। यदि वो गाड़ी लेके आया तो गाड़ी में बिठाते हैं, या उसके पास में सोर्सेज नहीं है तो पूछते हैं आप जाएंगे कैसे, वगैरह वगैरह। अब रतन सिंह भी इसी परंपरा के तहत उसे छोड़ने, सी ऑफ करने बाहर जाते हैं, लेकिन उसके दिमाग में खुराफात चलती है। वो रतन सिंह को कूटनीति से धक्का दे देते हैं अपने बाहर सैनिकों की तरफ, और सैनिक जो बाहर पूरी सेना होती है उनकी, वो जो है रतन सिंह को बंदी बनाकर ले जाते हैं वहां। अब पीछे हाहाकार मच जाता है, लेकिन पीछे जो है रानिया भी प्लानिंग बनाती है और फिर बताते हैं कि ये संदेश पहुंचाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी तक कि आपको पद्मिनी चाहिए, आपको पद्मिनी मिल जाएगी, और पद्मिनी के साथ में ऑफर है बम्पर 1600 रानियां, और भाई पीछे रानियां ये भी है, ये भी आपके खेमे में आ रही है। अलाउद्दीन कहा कि अब्बा मतलब सोने पे सुहागा, ठीक है दिल खोल के स्वागत है, आ जाओ, आप आओगे यहां मैं छोड़ दूंगा रतन सिंह को। ठीक है, अब यहां पीछे जो है 1600 पालकियां सजती है, एक एक पालकी में 6 खतरनाक सब सूरमा सैनिक बिठाए जाते हैं और वो पालकियां रवाना की जाती है यहां से। और 1600 पालकियां बताते हैं कि जैसे ही वहां पे पहुंचती है, वो यहाँ के जो मेवाड़ के जो सैनिक थे मारकाट बहुत जबरदस्त मचा देते हैं और वहां से रतन सिंह को छुड़ाकर ले आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि अब युद्ध आमने सामने का हो चुका था और फिर जो है ये युद्ध इस लेवल पे पहुंच गया कि मेवाड़ को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। और उस समय फिर पीछे जो है साका, साका उसे कहते हैं, देखो एक होता है साका, यदि नए स्टूडेंट है ध्यान रखना, साके में 2 चीजें होती है, एक तो होता है केसरिया, ठीक है, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। जौहर महिलाओं द्वारा किया जाता है और केसरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। केसरिया करने का तात्पर्य यह है कि केसरिया धारण कर लिया उसके बाद में यानी कि शहीद होना है, ठीक है, यानी कि मृत्यु का वर्ण करना है। अब मृत्यु तो मिलनी है तो अपनी मृत्यु तो है ही, एक के साथ 4 को मार के मरे, ये होता है, यानी बचने की कोई संभावना नहीं। और केसरिया किया है यानी पीछे जौहर करना है। जौहर यानी कि अपनी अस्मिता को बचाने के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अपने आप को जो है मृत्यु के हवाले कर देना। जौहर जो है वैसे अग्नि में समर्पित करना ही होता है, लेकिन रणथंभौर में अपन जल जौहर भी पढ़ते हैं। अब उसके पीछे क्या है वो उसी समय वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे स्त्रियां भी अपने आप को नष्ट कर देती और पुरुष जो है युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो ही जाते हैं। इसे कंबाइंड रूप से कहा जाता है साका, ठीक है। अब साके की कंडीशन हो गई और यहाँ पे पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 स्त्रियों ने जौहर कर दिया। आज भी चित्तौड़गढ़ में जौहर कुंड बना हुआ है और उस बताते हैं कि लॉक रखते हैं कि वहां पे इतनी महिलाओं ने अपने प्राणोत्सर्ग किए, तो कहीं ना कहीं भी कोई आत्मा भटकती है उनकी, कोई चित्तौड़ देखने गयो ने कोई पायल आयल आवाज आ जाए रुन तो बिन तो 53 का आप जाए, बिन देख लो तो भारी पड़ो, बस बिन जिंदगी हराम हो जाए कि यार मेरे को तो वहां कोई आन कंधे माथे हाथ रख दे तो ही अपार तो टेका ही टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये अब यहाँ पे इसे अब स्टोरी पूरी हो गई। दुर्ग को जीतकर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे इसका नाम रखा जाता है खिजराबाद, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती है, खिजराबाद रखा जाता है। खिजर खां भी जो है थोड़े समय रहता है, उसके बाद में खिजर खां यहां से चला जाता है
तो ये सौंप कर जाता है मालदेव मुछाला को, दुर्ग सौंप कर जाता है। तो ये चीजें सारी ही आपको ऐसे ही ध्यान में रखनी जैसे मैंने बताई है, ठीक है ना। चलिए, अब मेवाड़ और सल्तनत के अंदर क्या है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने प्रथम प्रशासक खिजर खान को, अब मान लो कि इस लैंग्वेज से प्रश्न आता है कि प्रथम प्रशासक, द्वितीय प्रशासक, तो पहले तो खिजर खां को सौंप के गया, तो प्रथम प्रशासक खिजर खां को, बाद में मालदेव मुछाला। इस मालदेव मुछाला को मालदेव सोनगरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मालदेव मुछाला के बाद में ये दुर्ग अधिकार में आ जाता है मालदेव के पुत्र बनवीर के, और इस बनवीर को पराजित करता है हम्मीर, जिसका नाम है राणा हम्मीर, जो सिसोदा ग्राम में राणा वंश की, जिन्होंने राणा वंश का जो शासक था, ठीक है ना, वो राणा वंश का शासक जो है यहाँ पे आके वापस चित्तौड़ को जीतता है और राणा वंश को यहाँ पे आगे ले जाता है, इसलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो राणा हम्मीर की उपाधियों में मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन और वीर राजा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक से सिंगोली का युद्ध भी इन्होंने लड़ा था। तो क्योंकि अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे, तो एमबीटी से सिंगोली का युद्ध लड़ने वाला भी कौन था, यहाँ पे हम्मीर था। तो ये भी दिल्ली सल्तनत में याद रखेंगे। और फिर आते हैं अपन सैनिकों का भग्नावशेष, राणा सांगा 80 गांव, और कभी हार तो मानने का नाम ही नहीं लेते थे, और राणा सांगा के साथ में ट्रेजेडी बहुत हुई, और ये मैंने कई बार बताई है, लेकिन आपके यहाँ पे अभी इतना परिचय में अपन नहीं जाएंगे। कभी स्पेशली राणा सांगा पढ़ाएंगे ना, उसमें बताऊंगा आपको, और ऐसे बता रखी है, मैंने पढ़ा रखा है। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी था। एक प्रश्न आपका सीधा सीधा यहां से आ गया, यह साम्राज्यवादी नीति का शासक था। देखो, साम्राज्य बढ़ाने का राणा सांगा के अंदर बहुत मतलब यो था। अब इसमें आपको 3 युद्ध ध्यान रखने हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता दूं, अपन क्या है, मिडिल क्लास है, अपन साधारण व्यक्ति है अपने, है ना। यहां पे आपको याद रखना है कि कब्जी याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कब्जी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि देखो केजीएफ वगैरह, केजीएफ में क्या होती है, गोल्डन माइंस होती है, सोने की खाने। अपन साधारण व्यक्ति है, आम आदमी है, अपने गोल्डन माइंस है, ये तो हो नहीं सकती जिंदगी में, लेकिन अपने कब्जी हो सकती है, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, चाहे आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। तो आपको याद रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है, कब्जी याद रखना है। अब कब्जी से आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि पहला युद्ध जो है वो खातोली का है, यहां पे ये बीच में जो आया। दूसरा आपको याद रखना है बाडी का युद्ध, और तीसरा आपको याद रखना है गागरोन का युद्ध। ये 3 युद्ध जो है राणा सांगा के प्रारंभिक युद्ध थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेट भी क्या याद रखनी है, बिल्कुल आसान है, 17, 18, 19, 17, 18, 19, आगे आगे 15 लगाना है, 1517, 1518, 1519। तो अपने साधारण सी बात है कब्जी, ये कभी भी हो सकती है और ये याद भी रह सकती है। तो यहाँ पे खातोली जो कोटा के अंदर मैदान में है, ये 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, सांगा विजयी हो गया। युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ एक पैर कटा, मतलब एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, और घाव तो न जाने कितने थे, इसीलिए सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। 80 घाव थे, ये बताते हैं। तो ये गागरोन का युद्ध बाडी के बाद में हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं। 1518 चंदेरी के मेदिनी राय के कहने पर राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी, अब यहाँ पे देखो ये गागरोन का युद्ध है ना, ये महमूद खिलजी मालवा वाला है, क्यों, गागरोन झालावाड़ वाला क्षेत्र है वो मालवा के पास पड़ता था, और ये बाडी धौलपुर ये जो है दिल्ली के रास्ते पड़ेगा, तो ये वहां का ही है, ठीक है ना। और ये मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया, और सांगा का पहला आक्रामक युद्ध था। ये तो रक्षात्मक था, ये वाला रक्षात्मक था, यहाँ पे रक्षा करने के लिए। इसमें सांगा ने महमूद के पुत्र आसफ खां की हत्या कर दी और सुल्तान को 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा। फिर एक पढ़ना है बाडी धौलपुर का युद्ध, जो 1500 अपने क्या है 18 के अंदर, ठीक है ना। और ये इसकी डेट जो है ना, इसकी डेट करोगे आप 1519, गागरोन वाला 1519 है, ये 19 करना, ठीक है। अपने सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन, किसके थे, इब्राहिम लोदी के सेनापति थे। मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन इसमें भी राणा सांगा विजयी रहता है, ठीक है। मियां माखन और मियां हुसैन यहाँ पे थे बाडी धौलपुर के अंदर, राणा सांगा इसमें भी विजय रहता है। और इसके साथ ही आपके इस क्लास की इतिश्री अभ्यास जो है, कई व्यक्ति बच्चे कह रहे हैं कि सर साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाओ। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए समय मेरा सेट होगा ना थोड़ा सा, तब मैं वैसे करवाऊंगा, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर बेस्ट से बेस्ट यानी दे रखे हैं आपको, और ना मात्र 50-60 रुपए में आप कोई इतने गरीब नहीं हो जाओगे, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो वहां से आप ज्वाइन करके अभ्यास जैसे ही मैं पढ़ाता हूं, आप इसीलिए तो टॉपिक वाइज पहले देते हैं,
भाई टॉपिक वाइज आप एग्जाम के पास ज्वाइन करो, आप ये सोचो कि तब ज्वाइन करें और तब हम अभ्यास करें, नहीं कर पाओगे। वहां पे तो कंप्लीट सिलेबस वाली चलेगी। टॉपिक वाइज जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे अभ्यास करो, और जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो कर भी रहे हैं। भाई कहने की क्या आवश्यकता, फट पड़ा टॉपिक पढ़ लिया समझ लिया, अब आपको कितना याद है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां पे जितने बन सकते हैं वो सारे बनाकर, और एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो एक्स्ट्रा बना के भी अभ्यास सीरीज दे रखी है। तो फर्स्ट ग्रेड की जीके की अभ्यास सीरीज में आपको जीके की हिस्ट्री वाली जो पोर्शन है वो सारा टॉपिक वाइज में मिल रहा है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर वाला वो टॉपिक वाइज में मिल रहा है, भूगोल वाला मिल रहा है, राज्य व्यवस्था मिल रही है, और स्कूल मैनेजमेंट, यहां तक कि ये सारी चीजें आपको दे रखी है। बाकी पीछे बची जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह, वो जब कंप्लीट ओवरऑल टेस्ट देंगे उसमें वो भी आ जाएंगे, उसकी अलग से मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो साथ साथ इतना वेटेज भी नहीं है उनका, जिनका ज्यादा वेटेज है वो दे रखा है। तो बढ़िया ज्वाइन करके आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे बेस्ट और सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज जीजीडी के प्लेटफॉर्म से दी है, और लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी किसी न किसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने, तो ये भी एक विश्वास है तब होता है। तो जो आप कहते हो कि सर प्रैक्टिस आप तुरंत करें पीछे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि पटना मॉडल ये कहता है, पटना मॉडल इसलिए कहता हूं कि वहां पे सबसे ज्यादा बैंकिंग एसएससी के सिलेक्शन होते हैं, उसके पीछे कारण होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। कहां कमी रही वो भी पता चलता है, कितना सीख रहे हैं वो भी पता चलता है, और प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाते हैं एग्जाम हॉल में। बाकी आप लोगों की इच्छा, देखो चीजें हम आपको बता सकते हैं कि ये चीजें इस तरीके से होती है, बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग किस तरीके से और कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, भाई हम बता देते हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।